નમસ્કાર, હું પ્રવીણ. આજકાલ કોઈ પણ નિર્ણયો લેવાય તો પહેલા ફાયદા સમજાવાય, વિરોધ થાય અને એને અટકાવાય તો અટકાવવાના ફાયદા સમજાવાય. પણ સત્તા પક્ષ વિપક્ષ ફાયદા નુકસાન આ બધી જ વાતો કરી રહ્યું છે. તેના વચ્ચે સવાલ એ છે કે 140 કરોડના દેશમાં જે ટ્રેડ ડીલ થઈ છે અમેરિકા સાથે, એ અમેરિકા સાથેની ટ્રેડ ડીલમાં ભારતને કેટલો ફાયદો છે, ભારતને શું નુકસાન છે. કૃષિ સેક્ટર અને ડેરી સેક્ટરને લઈને વિપક્ષ સતત વિરોધ કરી રહ્યું છે કે કૃષિ માટે વિદેશી બજાર આ રીતે ભારતમાં ઓપન કરવું અથવા તો છૂટછાટ આપવું, કેમ કે 11% ડ્યુટી તો કપાસ પર હટાવી હતી, ત્યારે પણ ઘણો બધો વિરોધ થયો હતો. તો આવનાર સમયમાં બાકી બધી વસ્તુઓ માટે પણ શું આ સ્થિતિ બની જશે? કેમ કે અહીંયા સીધો જ સવાલ દેશના અર્થતંત્રનો છે. ભૂતકાળમાં વિપક્ષમાં જ્યારે વર્તમાન સત્તા પક્ષ હતો, રૂપિયો ગગડતો હતો અને જે ચાપકા અને જે સવાલો સત્તા પક્ષને થતા હતા, અત્યારે એના કરતાં બદતર પરિસ્થિતિમાં વર્તમાન સરકાર છે. રૂપિયા મુદ્દે ડોલર નબળો પડી રહ્યો છે, છતાં પણ રૂપિયો 90 ને પાર છે. આ બધી જ પરિસ્થિતિઓમાં સવાલ એ ઉઠે કે કૃષિ અને ડેરી સેક્ટરની જે વાતચીત થઈ રહી છે અને તેમાં પણ અમેરિકાની જે કુલ કૃષિ નિકાસ જે છે 176 અબજ ડોલર છે અને ભારતની અમેરિકાની ભારતમાં 1.6 અબજ ડોલર નિકાસ છે. તો આવનાર સમયમાં શું વધી જશે? વધી જશે તો જ્યાં મોટા જમીનધારકો છે અમેરિકામાં, જ્યાં સબસિડી છે, એનું કમ્પેરિઝન ભારતના ખેડૂતો સાથે કરીએ તો ચણા મમરા બરાબર છે, કમ્પેરિઝન મળી જશે. પહેલેથી જ અહીંયા ભાવના પ્રશ્નો છે. પહેલેથી જ અહીંયા એમએસપી ગેરંટીને લઈને અથવા C2+50 ને લઈને એ ફોર્મેટ હિસાબથી એમએસપીને લઈને 4-5 વર્ષથી આંદોલન ચાલી જ રહ્યું છે. તો હવે કૃષિ અને ડેરી સેક્ટરને ખરેખર કેટલું નુકસાન છે અથવા કેટલો ફાયદો છે, એ સમજવા માટે આપણી સાથે પોલિટિકલ एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव जी जोड़ा से. योगेंद्र जी, आपका स्वागत है. योगेंद्र जी, पिछली बार हम एसआईआर की चर्चा में मिले थे, जितने लाख फॉर्म भरे गए थे उसमें से काफ़ी कटौती आई, तो ये फर्क पड़ा. उसके बाद हम ट्रेड डील पे बात कर रहे हैं, काफ़ी लंबा वक्त हो गया, लेकिन आज भी एक लाख टके का सवाल है कि ट्रेड डील में कृषि क्षेत्र के लिए अगर दरवाजे भारत ने खोल दिए हैं तो फिर जो बात चल रही है, सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है, हम उसमें नहीं पड़ते, लेकिन मोटी मोटी जो बातें हैं, जो पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमें समझ में नहीं आई, तो आम आदमी को कैसे समझ में आएगी? तो ये है क्या सही में, ये कृषि और डेयरी सेक्टर के लिए सही में घातक है या फिर जो फायदे गिनवाए जा रहे हैं ऐसा भी कुछ है इस ट्रेड डील में? प्रवीण भाई, मेरा पहला सवाल तो सिर्फ ये है कि ये डील कैसे है. देखिए, जो हमने ऑस्ट्रेलिया से किया वो डील थी, जो यूरोपियन यूनियन से किया वो डील थी. डील का मतलब है लेन देन, कुछ आप दोगे कुछ मैं लूंगा, हम एक दूसरे से बात करेंगे, हम दाम बनाएंगे, हम प्राइस बनाएंगे, कुछ खींचतान होगी, आखिर में समझौता हो जाएगा. लेकिन अगर मैं आपके कान पे पिस्तौल रख के कहूं कि अपनी जैकेट मुझे दे दो, तो इसे डील कैसे कहा जाएगा? पीछे कोई छुपी हुई बात नहीं है, मैं कोई प्राइवेट बात नहीं कह रहा, कोई पीछे से आरोप नहीं लगा रहा. पिछले 1 वर्ष से डोनाल्ड ट्रंप खुल के कह रहे हैं भारत बदमाशी कर रहा है, इतना ज्यादा टैरिफ लगाता है, मैं पावर में आते ही भारत को सीधा करूंगा. फिर वो कहते हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया और दोनों को धमकाया कि देखो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ डील नहीं करूंगा. फिर वो कहते हैं कि इंडिया गड़बड़ कर रहा है, इसलिए मैं उसका टैरिफ 25 से बढ़ा के 50% कर रहा हूं, जब तक इंडिया डील नहीं करेगा तब तक टैरिफ नहीं हटाऊंगा. फिर वो कहता है कि अच्छा, इंडिया देर कर रहा है, कोई बात नहीं, उसको सीधा करूंगा. फिर उनका मंत्री कहता है कि हमने फॉर्मूला बना लिया है, सारे कागज तैयार हैं, अब मोदी जी फोन करके रिक्वेस्ट करेंगे तब हम उस पर साइन करेंगे. उसके बाद मोदी जी का फोन जाता है और अमेरिका का राष्ट्रपति लिख के कहता है कि मोदी जी ने रिक्वेस्ट किया है, तो ये हुआ. अब आप ये मुझे बताइए, ये डील कहां से हुआ? हम कहानी सुना करते थे पुराने जमाने में कि एक डाकू ने एक जमींदार को मैसेज भेजा कि भाई पूर्णिमा वाले दिन मैं अपने दल बदल के साथ आऊंगा, तुम गांव पे मेरा स्वागत करना और मैं तुम्हारी बेटी को लेके अपने साथ चला जाऊंगा. अब और ऐसा होता है.
तो अब अगर जब डाकू ले गया उसकी बेटी को, तो आप गांव वाले लोग आके उसका लानत कर सकते हो कि यार तेरी हिम्मत नहीं हुई खड़ा होने की, लड़की दे दी ऐसे। आप मातम कर सकते हो कि भाई बहुत मजबूरी थी, समझा, देखो तेरे साथ बहुत धक्का हुआ। कम से कम आप जाके उसको शादी की बधाई तो नहीं दोगे ना। ये क्या कर रहा है हमारे इस देश का मीडिया। वो मतलब अब कह रहे हैं कि बधाई हो, बेटी की शादी हो गई, बहुत शानदार काम हुआ। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ये कैसी डील है भाई? बाकी सब डील के बारे में चर्चा हो सकती है, क्या फायदा क्या नुकसान, मगर ये तो कोई डील है नहीं। ये तो जबरदस्ती आपकी बाह मरोड़ी, जबरदस्ती काम करवा लिया। अब इसके बारे में क्या चर्चा करेंगे? तो कृषि का जो फायदे की बात चल रही है, ये डील है या रील है, ये दूसरी बात है। लेकिन कृषि के लिए जो मतलब फ़ायदे गिनवाए जा रहे हैं, मैंने जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात की कि वहाँ के फार्मर्स की तो कंपैरिजन ही नहीं कर सकते जिस चीज़ में, क्योंकि आप भी एमएसपी को लेकर, लीगलाइज करने को लेकर जो भी प्रक्रिया चल रही है अभी तक तो हवा में है। कमेटियाँ भी बन चुकी है, कहाँ है पता नहीं। वो आंदोलन ख़त्म हो गया, मतलब कि सहमति से मतलब आंदोलन ख़त्म कर दिया गया, मतलब पीछे हट गए। तो बाद में वो भी चीज़ अभी हुई नहीं है। दाम का वैसे ही इश्यू है सर, तो उसमें अगर बाहर से सामान आएगा तो उसमें जो कंपटीशन है वो कितनी घातक रहेगी। कृषि के बारे में 5 चीज मैं आपको गिनवा देता हूं। पहली चीज समझिए, सबसे बड़ी चीज, अब तक हमने किसी भी अंतरराष्ट्रीय ट्रेड डील में एग्रीकल्चर को शामिल नहीं किया जाएगा, यह भारत सरकार की शर्त होती थी। ये नरसिम्हा राव की शर्त थी, मनमोहन सिंह की थी, अटल बिहारी वाजपेयी की थी, और नरेंद्र मोदी की भी शुरू के 5-7 साल तक ये शर्त थी। भारत सरकार की तमाम पार्टियों का मानना था कि एग्रीकल्चर के सवाल पर हम कोई इंटरनेशनल बायलैटरल या मल्टीलैटरल समझौता नहीं करेंगे। हमने दरवाजे पे कुंडा लगा रखा था, ताला लगा रखा था। जो पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई है वो ये कि अब ताला खोल दिया गया है, कुंडा खोल दिया गया है। स्पष्ट रूप से डील में लिखा है, पहले ट्रंप ने कहा था, अब तो हमारे हाथ में कागज है जो भारत और अमेरिका का जॉइंट स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट में स्पष्ट लिखा है कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स को उसमें शामिल किया जाएगा। तो इसके बारे में अब कोई दो राय नहीं बची है कि कुंडा खोल दिया। अब कुंडा खोलने के बाद सरकार कह रही है कि अभी हमने पूरा दरवाजा नहीं खोला है, अभी तो सिर्फ कुंडा खोला है, ताला खोला है। लेकिन आप जानते हैं, एक बार ताला खुल जाए, दरवाजा पहले इतना खुलेगा, फिर इतना खुलेगा, फिर पूरा दरवाजा खुल जाएगा। ये किसान का डर है, पहली बात है ये। दूसरा कि इस स्टेटमेंट में, मैं तो सरकार का जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो पढ़ के बता रहा हूं, कोई इधर उधर की बात नहीं कह रहा। स्टेटमेंट में 2 चीजें लिखी हुई हैं, जहां एक तो गिनवाया गया है कि क्या क्या चीजें हमने, किन किन चीजों पे टैरिफ कम कर देंगे। उसके साथ में एक शब्द है एंड, उसके साथ में एक कमिटमेंट है कि इट विल इंक्लूड एडिशनल मार्केट एक्सेस कमिटमेंट्स व्हेन इट इज साइंड। मतलब मार्च में जब साइन किया जाएगा तो जितनी लिस्ट बनाई गई है उससे ज्यादा चीजों का कमिटमेंट होगा। ये बिल्कुल लिखा हुआ है, ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा। तीसरा, जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की लिस्ट बताई गई है जिस पे हम चर्चा करेंगे, उसके आखिर में लिखा है एंड एडिशनल प्रोडक्ट, यानी कि ये लिस्ट पर्याप्त नहीं है, इस लिस्ट में और कुछ भी ऐड किया जा सकता है। तो दूसरी बात यह है कि ये जितना दरवाजा अभी खोल के आपको बता रहे हैं, वास्तव में उससे ज्यादा दरवाजा खुलेगा जब डील साइन होगी। तीसरी बात यह है कि भारत सरकार सिद्धांत रूप में सहमत हो गई है कि हम नॉन टैरिफ बैरियर हटा देंगे। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं? भाषा इतनी तकनीकी है कि किसी व्यक्ति को समझ नहीं आता। नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब है कि भाई हम आप पे जो शुल्क लगाते थे वो शुल्क तो हम कम करेंगे ही, लेकिन हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भारत में लाने पर जो शर्तें लगा रखी थी टैरिफ के अलावा, वो शर्त भी हम धीरे धीरे हटाएंगे। वो क्या शर्त थी? पहली शर्त थी कि हम जीएम की चीजों को, जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजों को भारत में नहीं आने देंगे। दूसरी शर्त यह थी कि नॉन वेजिटेरियन डेयरी प्रोडक्ट भारत में नहीं आएगा। नॉन वेजिटेरियन डेयरी प्रोडक्ट क्या होता है? अमेरिका में जो गाय होती है उसको गाय का मांस खिलाया जाता है, या हमारे लोगों के लिए कल्पना से बाहर की चीज है, पर अमेरिका की डेयरी इंडस्ट्री ये करती है। गाय को गाय का मांस, खून और हड्डी का प्रोडक्ट ये सब खिलाया जाता है ताकि गाय का दूध ज्यादा हो।
तो भारत ने शर्त लगा रखी थी कि इस तरह का दूध या उसका कोई भी प्रोडक्ट हम भारत में नहीं आने देंगे, ये हमारी सांस्कृतिक भावना के अनुरूप नहीं है। तीसरी ये थी कि भारत सरकार ने कहा था कि हम अपनी एमएसपी किसानों को देंगे, इसके ऊपर आप ना करें। अमेरिका का इन तीनों पर एतराज है, तो भारत सरकार ने कहा है कि हम इनको धीरे धीरे हटाएंगे, जिसका मतलब है ये तीनों चीजें हटाने की भारत सरकार तैयारी कर रही है। यह था तीसरी बात। चौथी और पांचवी बात उन चीजों की, चौथी बात उन चीजों के बारे में जिनकी लिस्ट सरकार ने खुद दी है और कहा है कि इन चीजों पे हम टैरिफ को लगभग जीरो कम करेंगे या जीरो के करीब कर देंगे। वो क्या क्या है? वो है ट्री नट्स, बादाम, पिस्ता और अखरोट। फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फूड, जिसके अंदर मुख्यतः है सेब और तमाम तरह के फ्रूट्स, किसी भी तरह के फ्रूट्स आ सकते हैं। फिर है सोयाबीन ऑयल, वाइन एंड स्पिरिट्स एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स, और डीडीजीएस। तो जिन चीजों का नाम है उनपे तो स्पष्ट ही भारत के किसान पे खतरा होगा, क्योंकि भारत का किसान उतना सस्ता बना नहीं सकता। अमेरिका के अंदर सरकार बहुत पैसा देती है किसान को, इसलिए किसान सस्ती फल अपनी फसल कर सकता है। मगर सबसे बड़ा खतरा उन दो चीजों में है, डीडीजीएस और सोया ऑयल। ये डीडीजीएस क्या है हमारे किसान को समझ नहीं आता। ये जो मक्का है, अमेरिका इतना मक्का उत्पादन करता है, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा मक्का अमेरिका उत्पादन करता है। उसके पास फालतू पड़ा है, चीन ने लेने से अब कमी कर दी है, तो इसलिए अमेरिका ढूंढ रहा है कि मैं अपना मक्का कहां बेचूं। उनका मक्का है जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसपे भारत में पाबंदी है। तो अब अमेरिका कह रहा है कि ठीक है, तुम जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का मत लो, लेकिन हमारे लिए डीडीजीएस का रास्ता खोल दो। डीडीजीएस का मतलब होता है ड्राई डिस्टिलरीज ग्रेन एंड सोल्यूबल्स, जिसका मतलब है कि मक्का को भिगा के जब उसमें से तैयार किया जाता है, उसमें एथेनॉल तैयार किया जाता है, तो जो बाकी मक्का बच गई उसको सुखा के उसको एनिमल फीड में इस्तेमाल किया जाता है। ये अमेरिका के पास पड़ा है। मतलब डीडीजीएस का मतलब है मक्का। मक्का आ रही है, जिसका भारत सरकार के मंत्री कह रहे हैं मक्का नहीं आने देंगे, एक दूसरे नाम से आने दे रहे हैं पिछले दरवाजे से। इसी तरह से कहते हैं सोयाबीन हम नहीं आने देंगे, पर सोया ऑयल आएगा। सोयाबीन का प्रयोग क्या होता है? सोयाबीन का प्रयोग तो ऑयल में ही होता है। सोया ऑयल अगर आ गया तो जितनी हमारी सोया ऑयल की फैक्ट्रीज हैं ये सब बंद हो जाएंगी, क्योंकि अमेरिका में जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन तैयार होता है, उनका सस्ता होता है। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में भारत की जनता को गुमराह किया जा रहा है, इसलिए बेहद जानना जरूरी है। डेयरी के बारे में अभी हम पूरा नहीं जानते, अभी सामने से डेयरी के बारे में पाबंदी नहीं हटी है, लेकिन अगर वो पाबंदी हट गई जो मैंने आपको जिक्र किया, नॉन वेजिटेरियन मिल्क की पाबंदी अगर भारत सरकार ने हटा दी, तो उसके बाद हमारी डेयरी उद्योग पर भी संकट है। एक फसल का मैं जिक्र करना भूल गया था, कॉटन। कॉटन में हुआ ये है कि भारत ऑलरेडी अमेरिका से आयात कर रहा है कॉटन, दुनिया भर से अभी आयात कर रहे हैं, क्योंकि भारत में कॉटन का प्रोडक्शन कम है और उसकी मांग ज्यादा है, हम कर रहे हैं आयात। लेकिन अब जो हुआ है कि बांग्लादेश और भारत के टैरिफ में अंतर आ गया है। इसका मतलब है बांग्लादेश भारत से जो कॉटन लेता था वो कभी आ जाएगी, और भारत के कॉटन से भारत की कॉटन मिल्स जो बनाया करती थी कपड़ा, वो बांग्लादेश की तुलना में अब महंगा हो जाएगा। तो अब कॉटन का सारा जो है ट्रेड वो बांग्लादेश की तरफ चला जाएगा, भारत के पास नहीं रहेगा, और भारत का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बांग्लादेश है इस मायने। तो कुल मिला के मोटी बात यह है कि कपास के किसान को, सोयाबीन के किसान को, मक्का के किसान को और फलों के किसान को सीधे सीधे नुकसान होगा, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। और बाकी आगे दरवाजा खोलने की गुंजाइश खोल दी गई है। सीधी बात यह हुई कि हिमाचल के हम सेब नहीं खाएंगे, अमेरिका के सेब खाएंगे आने वाले वक्त में। वॉशिंगटन एप्पल बोलते हैं उसे जी। और शायद एक लास्ट सवाल 20-30 सेकंड, इसलिए क्या संसद में बात बोली गई कि मंत्री जी को पता होना चाहिए कि बांग्लादेश का टैरिफ क्या है और भारत का टैरिफ क्या है? कॉटन के बारे में जो बात बोली गई कि इससे भारत को मतलब लंबे वक्त में कितना नुकसान होगा, क्योंकि 11% जो ड्यूटी थी वो भी बीच में हटाई थी, उसका विरोध हुआ था।
कपास पे। एग्जैक्टली तो बाकी सब चीजों का सीधा दरवाजा खोला गया है, कॉटन का रास्ता टेढ़े तरीके से खुला है, लेकिन फाइनली उसका नतीजा यही होगा कि भारत के कॉटन उत्पादकों को, कपास के उत्पादक को दाम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मिल में जाएगा, मिल कहेगी मेरे पास, मेरा तो काम चला गया बांग्लादेश में, तुम्हारी कपास क्यों खरीदूं। सोया ऑयल वाला कहेगा मैं तुम्हारा सोयाबीन क्यों खरीदूं, मेरा तो सोयाबीन की फैक्ट्री बंद हो रही है, सोया ऑयल की फैक्ट्री बंद हो रही है। तो इसका में कोई शक नहीं है कि भारत के किसान को नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा इस पे हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन यह भी याद रखिए भविष्य में पूरा दरवाजा भी खुल सकता है। एक बार ताला खोल दें, उसके बाद दरवाजा कितना खुलेगा ये किसी के हाथ में नहीं रहता। ओके, धन्यवाद योगेंद्र जी, शॉर्ट नोटिस पे आप जुड़े, आपके पास थोड़ी वक्त की पाबंदी है, वरना है लंबा भी खींच सकता था, इतना बड़ा विषय है, लेकिन अगली बार जुड़ेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे कि नुकसान क्या हो सकता है। धन्यवाद योगेंद्र जी। तो ट्रेड डील थी ઉદ્યોગો અને ખેતીને જે નુકસાનીની ભીતિ છે અત્યારે લાંબા ગાળે એક સંકેત તો આપી દીધો જે બંને સરકારના જોઈન્ટ સ્ટેટમેન્ટમાં છે ને જે વસ્તુઓ આપણે ઇમ્પોર્ટ કરવાના છે અથવા તો ડ્યુટીઝ એના પર ઝીરો થવાની છે અથવા તો કેમ બાંગ્લાદેશ કપાસમાં મોટું કોમ્પિટિટર ઊભું થશે કેમ કે ટેક્સટાઇલ મિલ સુરતથી લઈને જે કાપડ ઉદ્યોગની માંગો છે દર બજેટમાં આપણે જોઈએ છે કે શું સ્થિતિ છે એ બહારથી અહીંયા કામ કરતા કારીગરો હોય અથવા તો જીનિંગ મિલથી લઈને કાપડનું ઉત્પાદન કરતા તમામ સેક્ટર કે ફેક્ટરીઓ હોય તો આ સ્થિતિ છે ને આ સ્થિતિમાં મુદ્દો એ છે કે ઓછામાં ઓછું નુકસાન વધુમાં વધુ ફાયદો જો કૃષિ સેક્ટર માટે માત્ર તાળું ખોલ્યું હોય અમેરિકા માટે આ ડીલ કરીને તો તેમાં ક્યાંક લાભ જે લેવાનો છે તેની જગ્યાએ જે આપી રહ્યા છે તે ન લઈ જાય। એક બ્રેક માટે રોકાઈશું, બ્રેક બાદ અન્ય સમાચાર।